नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड पारस्परिक कोष। पारस्परिक कोष है, इसे हम समझेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे कि पारस्परिक कोष के फ़ायदे क्या हैं, पारस्परिक कोष कितने प्रकार का होता है, म्यूचुअल फंड के प्रकार को हम समझेंगे और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है और किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसके क्या हानियाँ भी है और उन्हें हम समझेंगे। अगर इसकी कुछ हानियां हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो इतिहास भारत में रहा है वो किस तरीके का रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की अगर हम बात करें तो 1963 में भारत सरकार की पहल पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा यूटीआई का गठन किया गया। यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 1963 में सफ़र शुरू होता है म्यूचुअल फंड का। फिर क्या हुआ? अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? छोटे निवेशकों को आकर्षित करना ताकि वो अपनी छोटी छोटी जो बचत है उसको इन्वेस्टमेंट कर सकें और अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें। यूटीआई का गठन संसद के अधिनियम के तहत हुआ था और इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी। शुरुआती समय में इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही काम किया, आरबीआई के अंडर में रहकर इसने काम किया। अब 1978 में क्या हुआ? यूटीआई को क्या कर दिया गया? आरबीआई से अलग कर दिया गया। अब इसकी जिम्मेदारी किसके पास आ गई? इसकी जिम्मेदारी आ गई आईडीबीआई के पास, यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास। अब यूटीआई की जिम्मेदारी आ गई 1978 में और इसका प्रशासनिक नियंत्रण, इसका विनियामक यानी रेगुलेटरी का अधिकार, ये सब चले गए आईडीबीआई के पास और यूटीआई ने फिर इसके अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया। ये पहले चरण की हम बात कर रहे हैं। तो भारत में म्यूचुअल फंड का जो पहला चरण था वो 1964 से लेके 1987 तक चला। यूटीआई की इस दौरान जो फंड था वो 6,700 करोड़ रुपए का आ चुका था। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। पहला चरण ख़त्म हुआ 1964 से 1987। यूटीआई का जो दूसरा चरण है म्यूचुअल फंड का के तौर पे वो 1987 से शुरू हुआ। अब इसमें एंट्री हो चुकी थी 1987 के बाद पब्लिक सेक्टर की, सार्वजनिक क्षेत्र की। तो 1987 में पब्लिक सेक्टर फंड की एंट्री शुरू हुई इसमें और इसमें बहुत सारे बैंकों को म्यूचुअल फंड बनाने का मौका मिला। एसबीआई ने पहला नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड बनाया। यूटीआई के बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किस बैंक ने बनाया? एसबीआई ने। तो इसने नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड बनाया। दूसरा चरण 1993 में ख़त्म हुआ, 1993 में। दूसरा चरण खत्म होते ही AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 6,700 करोड़ से कहीं ज़्यादा बढ़कर 47,004 करोड़ रुपए हो गए। इस चरण में क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनके मध्य म्यूचुअल फंड में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। तीसरे चरण की हम बात करें तो तीसरा चरण 1993 में शुरू हुआ और 2003 तक हम इसकी अवधि मान सकते हैं। इस चरण में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई और प्राइवेट सेक्टर फंड को मंजूरी मिली। इस चरण में निवेशकों को म्यूचुअल फंड के ज़्यादा विकल्प मिले। इस चरण का अंत 2003 में हुआ। यहाँ पे तीसरा चरण यूटीआई का समाप्त हुआ म्यूचुअल फंड के रूप में। यूटीआई धराशायी हुआ, 2 भागों में बटा। चौथे चरण में 2003 से जो शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, तो यूटीआई को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया 2003 में। पहला भाग SUUTI और दूसरा भाग यूटीआई म्यूचुअल फंड कहलाया, जो कि सेबी के म्यूचुअल फंड के नियमों के अनुसार काम करने लगा। इसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव भारतीय अर्थव्यवस्था ने देखे। 2009 की जो आर्थिक मंदी आई विश्व में, भारत पर हालांकि उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन म्यूचुअल फंड में काफ़ी चेंजेस आने लगे। और अब अगर हम बात करें सन 2020 में, तो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी विकास कर लिया है और निवेशकों का काफ़ी भरोसा म्यूचुअल फंड पे बढ़ने लगा है।
म्यूचुअल फंड क्या है इससे हम समझते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसमें एक म्यूचुअल फंड कंपनी छोटे बड़े विभिन्न निवेशक जो होते हैं उनकी जमा की गई पूंजी को किसी कंपनी के शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, उनके डिबेंचर्स, गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज़ आदि खरीदने में निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक खरीदा जाता है, ना कि शेयर्स। स्टॉक और शेयर्स में क्या डिफरेंस है? शेयर्स स्टॉक का एक भाग है जो कि प्रेफरेंस भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है। स्टॉक में सारी चीज़ें आ जाती है जिसमें शेयर्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, गोल्ड आ गया, फॉरेन सिक्योरिटीज़, ये सब स्टॉक के अंतर्गत आ गए। तो म्यूचुअल फंड इन स्टॉक में इन निवेशकों के पैसे को निवेश करता था। कई तरह के निवेशकों द्वारा म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूटेड या शेयर किए गए पूंजी होती है, इसलिए प्रत्येक निवेशक फंड के लाभ या हानि में आनुपातिक रूप से उसे भागीदार माना जाता है, जो फंड के नेट एनुअल वैल्यू और यूनिट्स पर निर्धारित होता है। नेट एसेट्स वैल्यू और यूनिट्स पर निर्धारित होता है। अब अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड सिंपल लैंग्वेज में क्या है, तो देखिए, कोई भी जो निवेशक होता है वो अपना पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचता है। बैंक में वो पैसा क्यों रखता है? क्योंकि वहाँ वो पैसा फुल सिक्योर है, चाहे उसको रिटर्न कम मिल रहा है। जब भी शेयर मार्केट की बात आएगी तो वो डर जाएगा। शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने से पहले आपको शेयर मार्केट में जिन शेयर्स पे पैसा निवेश किया जा रहा है उसके हर पहलू की आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो निवेशक का पैसा डूब भी सकता है। अब वो जानकारी अगर निवेशक को नहीं है तो निवेशक म्यूचुअल फंड पे भरोसा कर सकता है। क्यों कर सकता है म्यूचुअल फंड पे भरोसा? क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट मैनेजमेंट का ग्रुप रहता है जो इन निवेशकों के पैसे को इकट्ठे रूप से निवेश करता है, वो लोग शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज रखते हैं, पूरी खबर रखते हैं, और उनकी कोशिश यही रहती है कि म्यूचुअल फंड का ये जो पैसा है वो अच्छे रिटर्न के साथ निवेशकों को प्राप्त हो। इसलिए म्यूचुअल फंड पे भरोसा किया जा सकता है। जबकि खुद अगर आपको पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाना है तो आपको कंपनी के बारे में काफ़ी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी की ग्रोथ पिछले वर्षों में कैसी रही है, उसका एक्चुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, उसका अर्निंग पर शेयर आपको मालूम होना चाहिए, उसकी टॉप लाइन ग्रोथ क्या है, उसकी बॉटम लाइन ग्रोथ क्या है, उसका एनुअल रिपोर्ट्स जो कि 200-300 पेज का हो सकता है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका ऑडिटर्स कौन है, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। इन तरीके की तमाम चीज़ों को एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखना पड़ता है और ये कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए वो निवेशक म्यूचुअल फंड को चुनता है ये पैसा खर्च करने के लिए। ठीक है, सामूहिक रूप से म्यूचुअल फंड निवेश को उच्चतम संभावित रिटर्न को अर्जित करने के लिए एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित किया जाता है। भारत में सेबी एएमसी पर अपनी निगरानी रखता है। अब ये एएमसी क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो इन म्यूचुअल फंड को मैनेजमेंट करती है, यानी म्यूचुअल फंड को चलाती है। तो इन एएमसी पर कौन निगरानी रखता है? सेबी। इसलिए यहाँ पर निवेशक बिल्कुल तसल्ली रख सकते हैं कि उनका जो निवेश किया गया पैसा है वो म्यूचुअल फंड में कोई किसी के द्वारा निगरानी किया जा रहा है, और वो है सेबी जो निवेशकों का पूरा ध्यान रखता है। अब हम आगे बात करें कि म्यूचुअल फंड एक प्रकार का समूह निवेश होता है जिसमें कई लोगों, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्था हो, द्वारा संयुक्त रूप से स्टॉक, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होते हैं या अदर सिक्योरिटीज़ होती है उसमें निवेश किया जाता है। ये जो फंड होते हैं वो आमतौर पर एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किए जाते हैं जो फंड के निवेश को निर्धारित करता है और लाभ और हानि खाते को मैनेज करता है। यह मैनेजर निवेशकों से उनके निवेश का ध्यान रखने के लिए फीस वसूलता है। आप किसी भी दिन कितने भी म्यूचुअल फंड खरीद और बेच सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड
में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं उनको फीस देनी होती है। म्यूचुअल फंड में अब सवाल आता है कि आप कितने रुपए का निवेश कर सकते हैं, तो आप मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है, भारतीय निवासी होना चाहिए और दोनों म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। निवेशक अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकता है। तो ये तमाम जानकारी थी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसमें कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कितनी अमाउंट से इसे स्टार्ट किया जा सकता है, ये सारा हमने म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसके बाद हम आते हैं म्यूचुअल फंड के प्रकार पे। म्यूचुअल फंड होता कितने प्रकार का है और इसके जो प्रकार हैं उनको हम समझने से पहले इसकी कुछ श्रेणियां बना देते हैं। जैसे पहली श्रेणी हुई इसकी इक्विटी फंड। इक्विटी फंड जहाँ पे रिस्क होता है लेकिन रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। दूसरा होता है फिक्स्ड इनकम फंड, जिसको हम डेब्ट इनकम फंड भी बोल सकते हैं। डेब्ट इनकम फंड क्यों? क्योंकि देखिए जब डेब्ट की बात होती है वहाँ पर रिस्क कम होता है लेकिन जो रिटर्न है वो भी कम हो जाता है। तो अगर कोई निवेशक अपने पैसे को सिक्योर रखना चाहता है, ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, दोनों का मिक्स होता है। बैलेंस म्यूचुअल फंड भी इसे कहते हैं। इसी तरह से इक्विटी फंड है, उसको ग्रोथ फंड भी कहा जाता है। और समाधान उन्मुख म्यूचुअल फंड यानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो होता है वो भी एक प्रकार है। इसके अलावा एक पांचवा प्रकार है जो यहाँ पे लिखने से रह गया है, गिल्ट म्यूचुअल फंड। इन पांचों प्रकार को हम पढ़ेंगे। फिर संरचना के आधार पर म्यूचुअल फंड के 2 प्रकार होते हैं, ओपन और क्लोज, उनको हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम टोटल 7 प्रकार म्यूचुअल फंड के पढ़ने वाले हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है ग्रोथ या इक्विटी म्यूचुअल फंड। अभी ग्रोथ या इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है इसमें जो निवेशक होता है उसकी फंड का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। देखिए शेयर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हम कंपनी के वास्तविक मालिक कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जब सब तरीके के उधार का या लाभों का निपटारा हो जाता है, लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है, लास्ट में जो निचोड़ बचता है, उस पे सब आखिर में जो मालिक होते हैं उनका ही हक होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये हक मिलता है, सबसे लास्ट में जो लाभांश रहता है। इसके अलावा एक और हक इन्हें रहता है वोट का, कि ये मताधिकार रखते हैं। जो कंपनी की सभाएं होती है उनमें इन्हें मत देने का अधिकार होता है। इसलिए इन दोनों वजह से जो इक्विटी शेयर होल्डर है कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, और जो कंपनी का वास्तविक मालिक होगा उसका रिस्क भी ज़्यादा होगा और उसको रिटर्न भी ज़्यादा होगा। ये बात तो क्लियर है। तो जो निवेशक होते हैं उनका ज़्यादा पैसा इन इक्विटी स्कीम में खर्च किया जाता है, और इस स्कीम में निवेशकों को 2 विकल्प दिए जाते हैं। या तो वो डिविडेंड स्कीम चुन ले या फिर वो कैपिटल ग्रोथ की स्कीम चुन ले। अभी डिविडेंड मतलब लाभांश, और कैपिटल ग्रोथ यानी जो शेयर्स की मार्केट में वैल्यू बढ़ती जाती है उसे कैपिटल ग्रोथ बोलते हैं। जैसे आज शेयर 100 रुपये का है, कल इसकी मार्केट वैल्यू 120 रुपये होगी, तो जो 20 रुपये बढ़ा वो कैपिटल ग्रोथ है। और मान लो 100 रुपये का शेयर कल 90 रुपये पे रह गया या 80 रुपये पे रह गया, तो 20 रुपये का जो लॉस हुआ वो कैपिटल लॉस है। तो इस प्रकार के कैपिटल ग्रोथ या लॉस के लिए तैयार रहना पड़ता है इन्वेस्टर को। इस ऑप्शन को वो बाद में बदल भी सकता है। यहाँ पे खास बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बार उसने जिस विकल्प को चुन लिया उसमें ही रहेगा, वो चाहे तो इसे स्विच कर सकता है, यानी बदल भी सकता है। लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अच्छी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स में है, तो फिर आप विकल्प में इधर उधर चेंज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रोक सकते हैं।
10 साल तक का औसत रिटर्न अगर हम बात करें तो 12 से 15% भी हो सकता है। अब देखिए, बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो वह 3.5% मैक्सिमम, एफडी में आप पैसा रख रहे हैं तो 7% मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे आप 12% से 15% तक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं 10 साल तक के लॉन्ग टर्म में। रिस्क भी है, लेकिन आमतौर पर म्यूचुअल फंड पे भरोसा किया जा सकता है। इसमें कैटेगरी अगर हम बात करें तो लार्ज कैप फंड, जिसमें जो बीएसई की मोस्ट पॉपुलर सबसे बड़ी कंपनियां रहती है जिनको हम ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। फिर मल्टी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड जिनमें जो छोटी कंपनियां होती है जिनका वैल्यूएशन कम होता है उन्हें शामिल किया जाता है। ELSS और सेक्टोरल फंड, ये सब इसमें आते हैं। दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के, दूसरे प्रकार नहीं सॉरी, ये इसी का ही अगला हिस्सा है। इक्विटी फंड ही अभी हम पढ़ रहे हैं। ये स्कीम सीधे शेयरों में पैसा लगाती है। ये स्कीम शॉर्ट टर्म में रिस्की हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने में मदद करती है। कंपनियों का जो वॉल्यूम होता है, आकार होता है, उसके आधार पर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में उसे विभाजित किया जाता है कंपनियों का वैल्यूएशन के आधार पर, आकार के आधार पर। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड उन लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो रिस्क ज़्यादा और रिटर्न भी ज़्यादा। अब अगर रिस्क कम लेना है, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड का जो प्रकार है वो है फिक्स्ड इनकम फंड्स। नाम से ही पता चल रहा है कि रिटर्न फिक्स ही चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो फिर रिस्क भी फिक्स होगा। इन्हें हम डेब्ट इनकम फंड भी कहेंगे। इस प्रकार के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो मालिकों को निश्चित रिटर्न देते हैं। कुछ फिक्स रिटर्न फंड्स हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड और अन्य इसी प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूचुअल फंड मैनेजर मूल रूप से अपने निवेशकों को ब्याज आय देता है। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेशक उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। तो स्पष्ट है, अगर आप डिवेंचर में, बॉन्ड में, सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा खर्च करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के इस विकल्प का चुनाव आपको करना चाहिए। इसको ही आगे हम पढ़ते हैं डेट इनकम स्कीम को, कि डेट फंड उनके लिए भी अच्छा विकल्प है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो हमने पहले पढ़ ही लिया, और एक नियमित और स्थिर आय चाहते हैं। इस स्कीम में ज़्यादातर रकम बॉन्ड्स, कंपनियों के डिवेंचर और सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश की जाती है, क्योंकि ये सब डेब्ट की ही तरह होते हैं। इसलिए मार्केट में जब अस्थिरता का समय होता है तब वो पहले वाला जो फंड था इक्विटी वाला, वो तो उससे बहुत प्रभावित होता है, लेकिन जो ये वाला है डेब्ट इनकम स्कीम फंड, वो इस प्रकार की अस्थिरता पर प्रभावित नहीं होता है। इन सभी विकल्पों में से निवेशकों को एक नियमित आय मिलती है। इसमें इक्विटी के मुकाबले आय कम होती है, लेकिन रिस्क भी कम हो सकता है। अगर हम इन फंडों को लॉन्ग टर्म के लिए मान के चलें 10 साल के लिए, तो एवरेज रिटर्न होगा 8 से 10%। आपके बैंक रिटर्न से ज़्यादा है, लेकिन आपके इक्विटी रिटर्न से काफ़ी कम है। कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, लिक्विड फंड, ये सब इसमें आते हैं। अब हाइब्रिड, नाम से ही पता चल रहा है दोनों का मिक्स, इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक से अधिक प्रकार की निवेश सुरक्षा जैसे स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करते हैं। ये म्यूचुअल फंड स्कीम इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करते हैं, यानी थोड़ा सा रिस्क ले भी लिया जाए इक्विटी में इन्वेस्ट करके और थोड़ा सा सिक्योर भी हो लिया जाए डेब्ट में इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पर दोनों के मिक्स विकल्प को चुना जाता है। इन योजनाओं को चुनते समय निवेशकों को अपने जोखिम लेने की क्षमता का ध्यान भी रखना आवश्यक है। इसी को आगे हम पढ़ रहे हैं कि बैलेंस्ड फंड भी इसका एक नाम है हाइब्रिड स्कीम का। तो नाम से पता चल रहा है कि फंड बैलेंस्ड होते हैं,
एक तरफ तो रिस्क का भी ध्यान रखा, एक तरफ रिटर्न का भी ध्यान रखा। इन फंड्स में इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश किया जाता है ताकि निवेशकों की इनकम बढ़ने के साथ साथ उन्हें रेगुलर इनकम भी मिलती रहे। ये डॉक्यूमेंट में पहले ही बता दिया जाता है कि आपका कितना पैसा किस स्कीम में निवेश किया जाएगा, यानी ये क्लियर रहता है इन्वेस्टर्स के दिमाग में। म्यूचुअल फंड के द्वारा बता दिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा कि आपका इस रेशो में तो पैसा खर्च होगा इक्विटी में और इस रेशो में पैसा खर्च होगा डेब्ट में। आमतौर पर ये रेशो 40-60 का हो सकता है। 40% पैसा आपका निवेश किया जाए इक्विटी में और 60% आपका डेब्ट में। इस सेगमेंट की बात करें तो पिछले 10 साल में औसत रिटर्न डबल डिजिट में हो सकता है, 11-12% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये अच्छी बात है। अगर आप बैलेंस चुनाव करना चाहते हैं तो फिर हाइब्रिड स्कीम अच्छी है। अब हम चौथे प्रकार के बारे में बात करें। तीनों प्रकार तो हम समझ चुके हैं, एक इक्विटी की बात करता है, एक डेब्ट की, और तीसरा दोनों के मिक्स की बात करता है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे आते हैं तो ये क्या चीज़ है? आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों की एजुकेशन की चिंता करता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे उनकी हायर एजुकेशन के लिए, उनकी स्कूल एजुकेशन के लिए पैसा ज़रूरी होगा, तो फिर वो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। इसी प्रकार बच्चों की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, इस प्रकार के जो खर्च होते हैं, जो फ्यूचर की चिंता का विषय होता है एक इन्वेस्टर के लिए, तो उसे चुनना पड़ता है यह विकल्प सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। फ़ायदा क्या है इस विकल्प का? सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम एक विशिष्ट लक्ष्य या समाधान के अनुसार बनाई जाती है। इनमें सेवानिवृत्ति योजनाएं यानी आपका रिटायरमेंट प्लान भी सम्मिलित है, बच्चों की शिक्षा, लड़की की शादी, इस प्रकार के जो आपके टारगेट है, फ्यूचर से रिलेटेड आपकी जो चिंताएं हैं, वो इस सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद खत्म हो सकती है। इन योजनाओं में कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना आवश्यक है। ध्यान दीजिए, 5 साल मिनिमम, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम किसी खास लक्ष्य या समाधान के हिसाब से बनी होती है। इनमें रिटायरमेंट स्कीम, बच्चों की शिक्षा जैसे लक्ष्य होते हैं, ये हम पढ़ ही चुके हैं, और 5 साल के लिए निवेश करना जरूरी होता है मिनिमम। अब हम जो अगला प्रकार है उस पर आते हैं। गिल्ट म्यूचुअल फंड 5वां ये प्रकार है। गिल्ट म्यूचुअल फंड क्या है? सरकारी जो प्रतिभूतियाँ होती है उसमें जब निवेश की बात होती है तो गिल्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव हो सकता है। गिल्ट फंड एक चक्रीय उत्पाद है जो आर्थिक परिस्थितियों के साथ बदल जाता है। सरकारी योजनाओं में निवेश के कारण गिल्ट म्यूचुअल फंड को सबसे सुरक्षित फंड माना जाता है। सबसे सिक्योर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और गवर्नमेंट का में निवेश किया गया पैसा वापस लौट कर आ जाएगा, इतना निवेशक को विश्वास होता है। सरकार का बैकअप होने की वजह से पैसा डूबने का तो कोई डर होता ही नहीं है। गिल्ट फंड एक निवेश अवसर है जिसे आप अपने लंबे और छोटे दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस प्रकार से हमने 5 प्रकार पढ़े म्यूचुअल फंड के। ये 5 प्रकार इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थे कि आपको हर प्रकार का जो म्यूचुअल फंड है उसमें अलग अलग प्रकार का रिस्क फैक्टर है, अलग अलग प्रकार का रिटर्न फैक्टर है। अब हम 2 प्रकार और पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड के, लेकिन वो जो दोनों प्रकार हैं वो इनकी संरचना के आधार पर है, ना कि निवेश के आधार पर। चलिए पढ़ते हैं। संरचना के आधार पर म्यूचुअल फंड का जो पहला प्रकार है वो है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। यानी इस योजना में क्या होता है, जो इन्वेस्टर है वो किसी भी समय फंड को बेच या खरीद सकता है। उसको फुल अनुमति होती है इस बात की कि आप कभी भी जब भी चाहो
अपना इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है उसे खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा। कोई इसकी निश्चित तिथि या अवधि नहीं होती है, नाम से ही पता है ओपन एंडेड, कोई किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। अगला जो हम म्यूचुअल फंड संरचना के आधार पर बात करते हैं तो दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ये बिल्कुल उसके विपरीत है। यहाँ पर एक निश्चित अवधि होती है, उस निश्चित अवधि में ही आप अपने निवेश को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। इस प्रकार की योजना में निर्धारित परिपक्वता अवधि मैच्योरिटी पीरियड होता है और निवेशक फंड्स केवल फंड अवधि के दौरान खरीद सकता है और इस तरह के फंड शेयर मार्केट में भी शामिल किए जाते हैं। इसके बाद इनको ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस किस प्रकार का फ़ायदा हो सकता है, उन फ़ायदों की हम अब बात करने जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपको जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। प्रोफेशनल मैनेजमेंट से यहाँ पर मतलब है कि म्यूचुअल फंड का जो संचालन कर रहे होते हैं वो बहुत ही प्रबंधकीय रूप से कुशल और प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं जिन्हें शेयर बाज़ार की अच्छी नॉलेज होती है। तो जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमें उसकी कोई चिंता नहीं होती है, हमें पता होता है कि हमारा पैसा सही हाथों में गया है। तो उनका अनुभव, उनका हुनर, जो पैसा निवेश किया जाता है उसे अच्छे रिटर्न में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी होता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता की हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक कहावत है और वो कहावत है कि सभी अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए बल्कि अलग अलग जगह रखना चाहिए। ऐसा क्यों कि अगर आपने इक्विटी में ही सारा इन्वेस्टमेंट आपका कर दिया या सपोज कीजिए आपने किसी एक ही कंपनी के शेयर्स में अपना पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल को अगर वो कंपनी का शेयर बहुत नीचे आ जाता है तो आपका पैसा 10% या 20% भी रह सकता है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिटर्न तो गई दूर की बात। लेकिन अगर आप थोड़ा पैसा इक्विटी में डाल रहे हो, थोड़ा पैसा डेब्ट में डाल रहे हो, डिबेंचर में, बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, इस प्रकार आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, विविधता रखते हो अपने निवेश में, तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, आपको रिस्क भी नहीं होगा। तो म्यूचुअल फंड में ये सारी सुविधाएं एक इन्वेस्टर को उपलब्ध होती है और अच्छे फंड में न केवल दूसरी कंपनी बल्कि दूसरे सेक्टर या शायद अलग साइज की कंपनी में भी निवेश किया जा सकता है। जैसे आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और इसके अलावा कंपनी का जो टाइप है, सेक्टर है, उसे भी आप बदल सकते हैं। We don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest. वारेन बफेट जो कि विश्व प्रसिद्ध शेयर मार्केट के एक निवेशक के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने केवल शेयर मार्केट में अच्छे प्रकार से पैसा निवेश करके अमीरों की सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है। उन्होंने ये लाइन कही है, उसे वापस मैं दोहरा रहा हूँ, वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, वी हैव टू मोर डिसिप्लिन देन द रेस्ट। हमें दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें दूसरे व्यक्तियों से ज़्यादा अनुशासित होने की ज़रूरत है। यह उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कहा है। यानी जब भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, अगर हम डिसिप्लिन से काम ले रहे हैं, अनुशासन से काम ले रहे हैं, तो हमें अच्छा रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ ही हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम से कम रहेगा, या फिर रहेगा तो वो रिस्क जो होगा वो
कैलकुलेटेड रिस्क होगा, रियलिस्टिक रिस्क होगा। अगला जो लाभ है म्यूचुअल फंड का वो है वैरायटी, विकल्प। म्यूचुअल फंड में आज हर तरह के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है। ज़्यादा रिटर्न्स की अगर चाह रखते हैं तो ज़्यादा रिटर्न्स वाले, अधिकतम सुरक्षित निवेश की इच्छा रखने के लिए अधिकतम सुरक्षित फंड्स भी हैं, और इस प्रकार से काफ़ी वैरायटी उपलब्ध है। किसी भी तरह के निवेश की इच्छा रखते हैं, मुमकिन है कि उसके लिए म्यूचुअल फंड ज़रूर बना होगा और उस ज़रूरत के अनुसार इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। कन्वेंस सुविधा, बड़ी ही सरलता से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और उतनी ही सरलता से म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल भी सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कोई जटिल काम नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, और कोई जटिल काम नहीं है म्यूचुअल फंड से वापस पैसे को निकालना। यहाँ पे लिक्विडिटी का फैक्टर है, आप तरलता अनुभव करेंगे। आप उस इन्वेस्टमेंट को बेच भी सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और जब चाहे खरीद भी सकते हैं। निवेश करने के लिए एक फॉर्म भरना होता है जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। इसी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से फंड्स को बेचा और ख़रीदा जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी विकल्प होने के साथ साथ सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला जो फ़ायदा है वो है अफोर्डेबल है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सस्ता होता है। बड़ी कंपनियों के शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और बहुत बार उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, उनका जो छोटा छोटा अमाउंट है वो इकट्ठा होकर एक बहुत बड़े म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट हो जाता है और इन बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ होता है और उन्हें बड़ी कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। और ये जो पैसा है वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा अर्जित करता है। म्यूचुअल फंड न केवल बड़े बल्कि छोटे निवेशकों को बड़ी कंपनियों में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने का रास्ता भी है। और एक बहुत ही अच्छा इसका जो फ़ायदा है, बहुत ही अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उन्हें जब अपना पैसा बचाने के लिए, टैक्स की सेविंग करने के लिए अगर प्लानिंग करनी हो तो वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको टैक्स बेनिफिट होता है। अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाता है तो उसे डायरेक्ट पैसा लगाने पर कुछ टैक्स ट्रांजैक्शन के समय खरीदने और बेचने पर देना पड़ता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स पर छूट मिलती है। कुछ फंड्स में आपको अपने मुनाफे पर कुछ अवधि तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। टैक्स में मिलने वाली छूट भी एक वजह है जिससे म्यूचुअल फंड काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। अब म्यूचुअल फंड में आपने बहुत बार एक शब्द सुना होगा SIP। SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आजकल ये SIP का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि SIP के जरिए किस प्रकार से निवेश किया जाता है। तो SIP कुछ भी नहीं है, आप मंथली हर महीने कुछ रकम को ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और SIP करते समय जो निवेश के लिए आपने विकल्प चुना है उसमें राशि और हर महीने निवेश करने की तारीख को सिर्फ एक बार सेलेक्ट कर देना है। जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट की तारीख आएगी तब SIP के जरिए आपका जो बैंक खाता होता है उसमें से पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपकी उस स्कीम में पैसा कट जाएगा आपकी सैलरी में से, और आपकी जो SIP है उसमें पैसा मंथली जाता रहेगा। इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। और जो व्यक्ति इकट्ठा निवेश नहीं करना चाहते, मंथली निवेश करना चाहते हैं या कम अवधि में निवेश करना चाहते हैं, वो SIP का चुनाव करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेशक बहुत कम पैसा लगाकर भी निवेश कर सकते हैं।
अगर पहली बार कोई व्यक्ति निवेश करता है तो आसानी से शुरुआत कर सकता है। ऑनलाइन अनेक ऐसे ऐप हैं जिनके द्वारा भी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया जा सकता है। इसके लिए केवाईसी वेरीफाई होने के बाद कुछ देर बाद से ही इन्वेस्ट करना शुरू किया जा सकता है। और लास्ट में वारेन बफेट ने जो एक कोटेशन कही है कि रूल नंबर 1 नेवर लॉस मनी और रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसका मतलब है कि आपके पास जो पैसा बचता है खर्च करने के बाद, जो आपकी सेविंग्स होती है, उसे इन्वेस्ट इस तरीके से कीजिए कि आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सके, आपका वो जो पैसा है वो खो ना जाए, वो बेकार ना चला जाए।